जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यंग ग्रुप है। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम इम्पोर्टेंट रूल्स के जो सीरीज़ के वीडियोस हैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैं आज फिर से आ गया हूं आपके पास इम्पोर्टेंट रूल्स के एक नई वीडियो के साथ। आज हम फिर से कुछ बेहतरीन रूल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में बेहतरीन रूल्स को करेंगे। उसमें से पहला रूल हमारा है जो कि कंडीशनल सेंटेंस को कवर करता है। अभी हम 2-3 ऐसे रूल्स ही देखेंगे जो कि कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड होंगे। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक अलग ही वीडियो इस कंसेप्ट पर बनाया जाए। तो पहला रूल हमें क्या कहता है कि लाइकली कंडीशन। तो पहला कंडीशन ऐसा होगा कि आपका लाइकली मतलब उसके होने की संभावना है, मतलब आप वो इमेजिनेशन नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसा कंडीशन जब भी आता है तो हमें क्या कंसेप्ट यूज़ करना है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर कंडीशन। मतलब एक आपको कंडीशन देगा, उसके बाद आपको एक रिजल्ट देगा। तो जब भी आपका लाइकली कंडीशन है तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है कंडीशन के लिए, और सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है किसके लिए, फॉर रिजल्ट के लिए। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि आप कंडीशन रखेंगे तो उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो आपको कंडीशन के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है, और आपको रिजल्ट के लिए हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है। जिन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पता होगा और सिंपल फ्यूचर टेंस का, उनके लिए वो बहुत बढ़िया बात है, और जिन्हें नहीं पता होगा तो नीचे उसका स्ट्रक्चर आ रहा होगा, आप उसे नोट डाउन कर लें। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। तो ये सेंटेंस क्या बोलता है कि तुम पास हो जाओगे अगर तुम हार्ड वर्क करते हो। तो इसमें कंडीशन है कि अगर वो हार्ड वर्क करेगा तभी वो पास होगा। मतलब कंडीशन मेरा क्या है, हार्ड वर्क करना। तो जैसा कि मैंने बताया कि कंडीशन के लिए आपको कौन सा टेंस का यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्योंकि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यू वर्क हार्ड का यूज हुआ है, और आपको हमेशा याद रखना है कि इफ के बाद वाला सेंटेंस आपका कंडीशन होगा। क्या होगा, कंडीशन होगा। फिर दूसरा जो कि रिजल्ट है, अगर हार्ड वर्क करता है तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो जो कि आपको किस में लेना है, सिंपल फ्यूचर में, इसलिए लिया हुआ है यू विल पास। फिर हम सेकंड एग्जांपल समझेंगे। आई शैल गो फॉर दैट इफ आई गेट द इन्विटेशन। ये बोल रहा है मैं उसके लिए जाऊंगा अगर मुझे इन्विटेशन मिलती है तो कंडीशन क्या है, इनवाइट किया जाएगा तभी तो वो जाएगा। तो कंडीशन के लिए आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इफ के बाद हमेशा कंडीशनल। तो ये कंडीशन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। और आपका रिजल्ट के लिए आपको हमेशा क्या यूज करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस, जो कि यहाँ पर यूज हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको अगर पहला रूल क्लियर है तो आप इस बेहतरीन PYQ का आंसर इजी वे में दे पाएंगे। तो क्या है क्वेश्चन, ही विल डू दैट इफ आई टोल्ड हिम टू डू सो। तो आपको देखते ही एरर पता चल गया होगा। तो एरर किस पार्ट में है, एरर पार्ट बी में है। जैसा कि मैंने आपको पिछले में ही कंसेप्ट एक क्लियर कर दिया था कि इफ के बाद हमेशा कंडीशनल सेंटेंस आता है, और अगर आपका लाइकली कंडीशन है तो कंडीशन के लिए आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है, ना कि सिंपल पास्ट। और क्योंकि यहाँ सिंपल पास्ट का यूज हुआ है इसलिए ये पार्ट हमारा इनकरेक्ट है। तो यहाँ टेल लेना हो के इफ आई टेल हिम टू डू सो राइट है। जिन जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ है बहुत अच्छा, और जिनका नहीं हुआ है वो इस कंसेप्ट को फिर से समझें, और जो आगे के क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसे सही करने की कोशिश करें। तो ये हमारा दूसरा रूल। दूसरा रूल भी आपका कंडीशनल सेंटेंस के अंडर है, लेकिन इसमें बस चेंज किया अनलाइकली कंडीशन। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था लाइकली कंडीशन मतलब जिसके होने की संभावनाएं हैं, लेकिन ये बस एक इमेजिनेशन की बात होती है। किसकी बात होती है, इमेजिनेशन की। मतलब अगर मैं वो होता, अगर वो ये करता, मतलब अगर की बात होगी, मतलब इमेजिनेशन है, आपका होने का जो संभावना है वो नहीं है। इसमें भी आपका दो टाइप है। तो टाइप 1 का मैं स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिख दिया है, और टाइप 2 का इसके बाद हम समझेंगे। तो टाइप 1 का स्ट्रक्चर क्या है, इफ के बाद आपको हमेशा सिंपल पास्ट और फिर कोमा दिया रहेगा, फिर आपको सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। आप ध्यान दीजिएगा, इफ के बाद आपको सिंपल पास्ट, फिर उसके बाद कोमा के बाद आपको सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, मतलब यहाँ आपका कंडीशन देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इफ के बाद हमेशा कंडीशन आएगा। तो इस केस में, अनलाइकली के केस में, आपका कंडीशनल जो पार्ट होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, ना कि सिंपल प्रेजेंट में, और आपका सब्जेक्ट के पास उधर वुड का उपयोग होगा और V1 और ऑब्जेक्ट। हम चलिए एग्जांपल से समझते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है इफ आई वर यू आई वुड डू दैट। अगर मैं तुम होता तो मैं वो करता। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि मैं तो कभी तुम हो नहीं सकता हूं, तो ये बस मेरा एक इमेजिनेशन है। तो ये इमेजिनेशन का कंडीशन है, और अगर मैं ऐसा होता तो मैं वो करता।
इसलिए आप ये यहाँ समझ सकते हैं कि ये बस एक इमेजिनेशन ला रहा है। अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि आई के बाद यहाँ वर्क का मतलब क्यों यूज हुआ, ही के बाद भी आपको वर्क का यूज करना है। तो आपको हमेशा यहाँ ध्यान में रखना है बात कि कभी आपका कंडीशनल सेंटेंस आ जाता है और वो भी अनलाइकली कंडीशन, तो आपको वॉज का यूज ना करके हमेशा वर्क का यूज करना है। बहुत बार जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस इसी से बनते हैं, यहाँ आपको वॉज का यूज किया हुआ रहेगा जो कि इनकरेक्ट रहता है। तो आपको हमेशा याद ध्यान में रखना है कि ये बस इमेजिनेशन को शो करता है। हम दूसरा एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, इफ ही ट्राइड ही वुड सक्सीड। अगर उसने कोशिश किया होता तो वो सक्सेस मतलब सक्सीड हो जाता। तो क्योंकि उसने ट्राई नहीं किया, तो अब जब नहीं किया तो वो फिर बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। तो ये बस एक इमेजिनेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि इफ ही ट्राइड ही वुड सक्सीड। तो आपको हमेशा कंडीशनल पार्ट जो है वो सिंपल पास्ट में रखना है और उसके बाद वाले पार्ट के साथ आपको हमेशा वुड प्लस V1 का यूज करना है। तो अगर आपको ये रूल अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है तो आप मुझे इस क्वेश्चन का बताएं कि क्या आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है, इफ आई एम यू आई वुड मैरी दिस गर्ल। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, अनलाइकली कंडीशन, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। और मैंने बोला था कि कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस मिलता है तो आपको कंडीशनल जो पार्ट है उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज करना है। तो क्योंकि यहाँ सिंपल पास्ट नहीं है तो आप बताइए किस पार्ट में रह रहे हैं, पार्ट ए हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ एम ना होके क्या होगा, वॉज होगा, जी नहीं, यहाँ वॉज नहीं वर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों के ये क्वेश्चन सही हुए होंगे। अब मैं एक बात करना चाहूँगा, क्योंकि हम अनलाइकली कंडीशन पढ़ रहे हैं, इसलिए आप अपने लाइफ को अनलाइकली ना बना दें। तो आपको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो फिर आगे जाके आप अनलाइकली कंडीशन के सेंटेंस को यूज़ करेंगे कि अगर मैंने पढ़ा होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो वो नौबत नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस लेवल पर आप अपने आप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस लेवल पर प्रिपेयर करते रहें, बल्कि उससे ज़्यादा अपना लेवल को बढ़ाने की कोशिश हमेशा करें। तो चलिए तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अनलाइकली कंडीशन का ही जो टाइप 2 है वो क्या है, उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि इफ के बाद आपका जो कंडीशनल पार्ट रहेगा वो अगर पास्ट परफेक्ट में है, किसमें है, पास्ट परफेक्ट में है, तो आपको सब्जेक्ट के बाद वुड हैव प्लस V3 का यूज करना है। आप हमेशा ध्यान रखें, इफ के बाद आपको जो कंडीशनल पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में दिया रहेगा तो उसका आपको सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 का यूज करना है। जिन्हें भी पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पता होगा बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए नीचे आ रहा होगा, वो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, इफ ही हैड फाउंड यू देयर, इफ ही हैड फाउंड यू देयर ही वुड हैव स्कॉल्डेड यू। तो जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस दिया रहेगा जो कि हैड प्लस V3 है और मेरा यहाँ गिवन है, तो आपको हमेशा जो मेरा रिजल्ट पार्ट होगा उसमें वुड हैव का यूज करना है प्लस V3 का, जो कि सेंटेंस में यूज किया हुआ है। चलिए एक हमारा और रूल है जिसमें कि हमें एज इफ एंड एज दो का यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैंने पहले भी आपको बोला, इसे भी आप किसके लिए यूज करेंगे, इमेजिनेशन के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे, इमेजिनेशन के लिए। और आपको हमेशा ऑलवेज यूज पास्ट टेंस आफ्टर इट, मतलब इनके बाद आपको हमेशा किस टेंस का यूज करना है, पास्ट टेंस का यूज करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इमेजिनेशन दिखाने के लिए आपको हमेशा पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा अनलाइकली कंडीशन के लिए। तो चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है, ही बिहेव्स एज इफ ही वर द बॉस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एज इफ एज दो हमेशा आपको इमेजिनेशन के लिए यूज होता है, और आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि ऑलवेज यूज पास्ट टेंस आफ्टर इट, मतलब एज इफ एंड एज दो के बाद आपको हमेशा पास्ट टेंस का यूज करना है। तो इसीलिए हमने देखा कि ही बिहेव्स एज इफ, तो जैसे कि एज इफ आ गया तो इसके बाद हमें किस टेंस का यूज करना है, पास्ट टेंस का। और मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपको इमेजिनेशन की बात आती है तो आपको हमेशा वर का यूज करना है, ना कि वॉज का। इसलिए यहाँ वर का यूज हुआ है, जो कि बल्कि ही के साथ वॉज होता है, लेकिन यहाँ वॉज यूज नहीं हुआ है। तो हम दूसरा अपना एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट्स प्रिटेंडेड एज दो नथिंग हैड हैपेंड यस्टरडे। फिर से कंसेप्ट वही है कि हमारा जब भी एज इफ या एज दो आएगा तो उसके बाद हमेशा पास्ट टेंस रहेगा, इसलिए हम यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं, नथिंग हैड हैपेंड, क्योंकि इससे पहले सिंपल पास्ट टेंस यूज हो चुका है। तो इस रूल को आप अपने माइंडसेट में जरूर रखेंगे। तो जैसा कि हमने अभी तक कंडीशनल सेंटेंस के जितने भी कंसेप्ट है उसे अच्छी तरीके से देख लिया है, तो हम कुछ अदर रूल्स की ओर भी चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रूल है इनफ। तो हमें इस रूल में हमें ये पता चलेगा कि इनफ हम कहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसा कि पहला है, कम्स आफ्टर एडजेक्टिव। हमें कभी भी इनफ जो है, अगर इनफ का यूज सेंटेंस में हो रहा है तो वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद होगा। एडजेक्टिव मतलब आपका विशेषण होता है। दूसरा, कम्स बिफोर नाउन,
लेकिन वही जब हम नाउन की बात करेंगे तो जो इनफ वर्ड है वो हमेशा नाउन से पहले आता है। मैंने यहाँ कुछ आपको वर्ड्स लिख के दिए हैं, जैसे कि वाइज इनफ। तो वाइज क्योंकि आपका ये क्या है, एडजेक्टिव है। वाइज एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ देखा कि इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद होता है, तो वाइज इनफ आपका करेक्ट फॉर्म है। यहाँ आप इनफ वाइज नहीं लिख सकते हैं। वही दूसरा जो मैंने वर्ड लिखा है वो है इनफ मनी। जैसे हम कह सकते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर इनफ पैसा है, तो क्योंकि मनी क्या है आपका एक नाउन है, तो इनफ हमेशा नाउन से पहले आता है, इसलिए आपका हमेशा इनफ मनी होगा, ना कि मनी इनफ। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, ही इज जेनरस इनफ टू हेल्प द पुअर। क्योंकि जेनरस एक क्वालिटी, एक एडजेक्टिव है, तो जैसा हमने रूल में पढ़ चुका है, हमने पढ़ा है कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा इनफ आएगा, ना कि पहले, इसलिए यहाँ जेनरस के बाद इनफ का यूज हुआ है। तो आपको एग्जाम में जेनरस से पहले इनफ दे दिया हुआ रहेगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो पार्ट इनकरेक्ट है। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ही हैज़ इनफ मनी टू स्पेंड। तो फिर से यहाँ जैसा कि मनी आपका क्या है, एक नाउन है। मनी आपका क्या है, एक नाउन है। तो मैंने पहले भी रूल में बताया कि इनफ जो है सो हमेशा नाउन से पहले आता है, ना कि बाद में, इसलिए हमने यहाँ मनी से पहले इनफ लिखा है, मन के बाद नहीं। तो अगर आपको ये रूल अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन है, ही इज इनफ इंटेलिजेंट टू क्रैक द एग्जाम। अब आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि हमारा पार्ट बी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जैसे हमने यहाँ वर्ड देखा इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट एक कैसा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। तो आपको रूल पता है कि इनफ हमेशा एडजेक्टिव के आफ्टर मीन्स बाद आता है, तो क्योंकि इनफ यहाँ पहले दिया हुआ है, ये इसलिए ये पार्ट हमारा इनकरेक्ट हो गया। जिनका क्वेश्चन ये सही हुआ है वो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो हमारा पांचवा और बेहतरीन रूल ये है। ये रूल में हम देखेंगे एक कंजंक्शन और एक प्रीपोजिशन। दोनों का मीनिंग सेम होता है। कंजंक्शन में आप दो या फिर ऑल्दो, या फिर प्रीपोजिशन में आप इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट जब ये बात करते हैं तो ये चारों वर्ड्स का मीनिंग है के बावजूद। मतलब उसने हार्ड वर्क किया फिर भी वो फेल हो गया, तो उसके बावजूद वो फेल हो गया। तो कहाँ कभी भी सेंटेंस में उस ऐसा बावजूद आपको हिंदी में वर्ड मिले तो आप ये दोनों जो प्रीपोजिशन या फिर कंजंक्शन को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आज समझाऊंगा। जब भी, क्योंकि कंजंक्शन हम किसे करते हैं, जो कि सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होता है। किसको जोड़ने के लिए यूज होता है? सेंटेंस को जोड़ने के लिए। मतलब ये सारे वर्ड अगर आपको दिए होंगे दो या फिर ऑल दो, तो इसके बाद आपको सेंटेंस होना मस्ट है। लेकिन प्रीपोजिशन सेंटेंस को जोड़ने के लिए नहीं यूज होता है, इसलिए इंस्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट के बाद आपको कभी भी सेंटेंस नहीं देखने को मिलेगा। बहुत बार आपको नॉर्मल एरर इससे भी पूछता है कि इंस्पाइट ऑफ की जगह ऑफ आपको हटा देगा या फिर डिस्पाइट में आपको ऑफ लगा देगा। तो आपको वहां से पता होना चाहिए कि इंस्पाइट ऑफ होता है और डिस्पाइट बस डिस्पाइट ही होता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। तो जैसा कि यहाँ है कि वो उसने भले हार्ड वर्क किया लेकिन वो फेल हो गया, तो उसके बावजूद वो फेल हुआ, इसलिए हमने ऑल्दो का यूज किया। तो ऑल्दो क्योंकि कंजंक्शन है तो एक सेंटेंस को कनेक्ट करेगा। ये पहले सेंटेंस इसको और इसको कनेक्ट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ऑल्दो के बाद एक सेंटेंस आया है। लेकिन वही हम जब उसी का एक दूसरा फॉर्म देखेंगे तो इसमें मैंने लिखा है इंस्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड। तो इंस्पाइट ऑफ मैंने यूज किया जो कि एक प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद कभी भी सेंटेंस नहीं आएगा। तो इंस्पाइट ऑफ के बाद आप देख सकते हैं हिज हार्ड वर्क है, तो ये सेंटेंस नहीं, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है। तो आप दोनों के बीच अंतर समझ सकते हैं कि कभी भी आपका ऑल्दो या फिर दो आएगा तो आपको एक सेंटेंस आना चाहिए, लेकिन आपका अगर इंस्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट है तो उसके बाद आपका कभी भी सेंटेंस नहीं होगा। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें और क्लियर होगा। उसमें दूसरा एग्जाम्पल का पहला सेंटेंस है ऑल्दो ही परफॉर्म्ड वेल ही डिड नॉट विन द प्राइज। मतलब उसने भले ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया फिर भी वो प्राइज नहीं जीत पाया। तो फिर से वही केस आ गया, इसलिए हमने ऑल्दो का यूज किया। लेकिन फिर से वही कंसेप्ट, क्योंकि ऑल्दो एक कंजंक्शन है तो कंजंक्शन हमेशा दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए ऑल्दो के बाद हमें हमेशा सेंटेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन उसी का जब हम दूसरा फॉर्म देखेंगे तो हमने लिखा इंस्पाइट ऑफ परफॉर्मिंग वेल ही डिड नॉट विन द प्राइज। मतलब अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद उसने प्राइज नहीं जीता। तो इंस्पाइट ऑफ क्योंकि आपका प्रीपोजिशन है तो इसके बाद कभी भी आपका सेंटेंस नहीं आएगा। ये एक फ्रेज के रूप में चेंज हो जाता है, आप इसे एक फ्रेज कह सकते हैं। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, ये दोनों का मीनिंग आपका सेम है, लेकिन क्योंकि ये कंजंक्शन है तो इसके बाद हमेशा सेंटेंस होना मस्ट है, और क्योंकि ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। तो आज के रूल से रिलेटेड कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ रवि वाज द बॉस ही वुड नेवर डू दैट। आपका दूसरा क्वेश्चन है,
हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। थर्ड क्वेश्चन है द बॉय इज लर्निंग द थिंग्स इनफ क्विकली। और आपका लास्ट क्वेश्चन है ऑल्दो कमिंग इन टाइम ही मिस्ड द ट्रेन। आपको कमेंट सेक्शन में आप जिस भी पार्ट में आपको एरर दिख रहा है उस पार्ट को आप इंप्रूव करके पूरे सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर हमारा एफर्ट आपको थोड़ा सा भी आपके फ्यूचर के लिए फ्रूटफुल लग रहा हो तो आप हमें हमारे चैनल को रेगुलर सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ बेहतरीन रूल्स एंड क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।